हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कमल शर्मा आपके लिए प्रस्तुत हूँ फिर से फिजिक्स का अगला टॉपिक लेकर। आज अपन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आपके फेवरेट चैनल डॉक्टर फिजिक्स फॉर यू में। क्लियर है? तो आज अपन शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। हर एक पॉइंट अपन कंसेप्चुअली देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें हाँ याद रखनी है डायरेक्टली, क्योंकि उनका डेरिवेशन अपन करने बैठेंगे तो वो जेई की तरह हो जाएंगे। जेई एडवांस यानी बहुत तरीके से क्या होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली लर्न करेंगे, इतना अपन को ध्यान नहीं देना। कई चीज़ों का तो उनमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उनको आप याद रखिएगा। क्लियर? तो बात करते हैं बालकों सेंटर ऑफ मास की। तो अपन बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास COM लिखते हैं जनरली। ठीक है, शॉर्ट में बात करते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बालकों? तो एक बात बताता हूँ मैं छोटी सी। एक ऐसा पॉइंट, एक बॉडी का, जैसे मेरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर मैं पूरे मास को कंसिडर कर सकता हूँ, पूरे मास को कंसिडर कर सकता हूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं बालकों? सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो एक कॉपी है मेरे पास, ठीक है, एक नोटबुक है मेरे पास। मैं कहूँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैं यहाँ हाथ अंगुली रखूँ तो ये ऐसे गिर जाएगा, यहाँ रखूँ तो ये ऐसे गिर जाएगा। क्लियर? मैं अगर अंगुली इसके एकदम सेंटर पर रखूं तो देखिए बालकों, ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। उस समय अपन को लगेगा सारा का सारा मास इस सेंटर पे, यानी ये पॉइंट है जहाँ पर पूरे मास को मैं क्या मान सकता हूँ? कंसिडर मान सकता हूँ। वहाँ मैंने अंगुली रखी, अंगुली पे वो नोटबुक को रखा तो ये नोटबुक स्ट्रेट रह रही है अपने आप से। क्लियर है? वैसे हालांकि मैं एक टिप पे भी रख दूँ, जैसे अपन पहले पेन के ऊपर रखते थे बचपन के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, बचपन तो जिया होगा आपने। हालांकि आपका बचपन हमारे जैसे बचपन के, हमारे वाले बचपन के कंपैरिजन में नहीं है फिर भी, लेकिन बचपन को जीना चाहिए अपने तरीके से। तो बालकों वो पॉइंट जहाँ पर मैं पूरे मास को कंसिडर कर सकता हूँ उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक तरीके से पूरे में। हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं बालकों? द्रव्यमान केंद्र। मास को बोलते हैं द्रव्यमान और सेंटर को क्या बोलते हैं? केंद्र। तो मैं क्या कह सकता हूं डेफिनेशन में? ए पॉइंट एट विच वी कैन consider whole mass is concentrated. Whole mass is concentrated. The point at which we can consider whole mass is concentrated. whole mass concentrated हो, जैसे कोई भी बॉडी हो। जनरली अगर सिमिलर बॉडी है तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे, सिमिलर बॉडी है तो कहाँ पर बोलेंगे अपन? ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर बोलेंगे अपन। ठीक है, मान लो ऐसे कोई भी बॉडी होगी, किसी का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, किसी का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। क्लियर है? मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कोई ऐसी बॉडी है यहाँ मास मैंने ज़्यादा भर रखा है, इधर होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है। द पॉइंट एट विच वी कैन कंसिडर होल मास इज कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। उसको अपन क्या बोलते हैं बालकों? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब देखिए इससे आगे की अपन बात करते हैं। कुछ एक बातें हैं, ये सेंटर ऑफ मास है। रिजिड बॉडी एक टर्म आएगी अपने पास। कौन सी बालकों? रिजिड बॉडी। मैं उसकी बात कर लेता हूँ, बाद में मैं सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी जैसे ये बॉडी है मेरे पास, ऐसी एक बॉडी, डस्टर जैसी नहीं, ठीक है, ऐसी एक बॉडी, डेफिनेशन सुनना, ऐसी एक बॉडी जिसके बीच के, यानी जिसके अंदर के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अंदर के
किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट मैं ये मान लूँ, एक पॉइंट ये मान लो, या एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूं बाल को, तो भी एक पॉइंट यहाँ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, जो बीच की डिस्टेंस है वो डी के बराबर ही है, जो डी पहले था मान लिया। क्लियर है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, मतलब जो ठोस है, एकदम भरी हुई है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बाल को? रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। तो रिजिड बॉडी क्या है? इफ ए बॉडी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए बॉडी डज नॉट चेंजेस, देन द बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। अपन क्या बोलते हैं कि एक बॉडी हो, उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये दो पॉइंट, कोई बोले इन दोनों पॉइंट, बोले ये भी नहीं चेंज होगी, ये कोई D1 है तो ये भी चेंज नहीं होगी, ये रहे बोले। क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी इफ डज नॉट चेंज, देन द बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। उस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज को अपन देखते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो देखिए जरा इत्मीनान से। पहली प्रॉपर्टी है एक तरीके से, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट के नज़दीक होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है? हैवियर। द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियर अबाउट द हैवियर पार्ट, हैवियर पार्ट। जैसे मैं कह दूं ज़्यादा हैवियर पार्ट की तरफ होगा। जैसे मान लो ये मैंने कहा कि ये एक अपने पास क्या है? बॉडी है, ऐसी कुछ बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ बीच में आएगा? मैं कह दूं ये L/2, ये L/2, टोटल लेंथ L है, तो क्या सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा? नहीं। किधर आएगा? इधर आएगा सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो मुझे एक बहुत बड़ी बॉडी को उठाना है, मान लो मैं अपनी बोतल को ही ले लेता हूँ, ठीक है? इस बोतल को उठाना है, मैं अगर यहाँ से पकड़ूँ, यहाँ मास कम दिखाई दे रहा है, यहाँ मास ज़्यादा। मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये किस तरफ रोटेट करेगा? इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है? मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये किस तरफ रोटेट करेगा? इधर ही रोटेट करेगा। मेरे को थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। अब ये सेंटर से थोड़ा सा साइड में है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में है, तब भी ये क्या हो रहा है? इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, ठीक है? तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं, यानी जिधर ज़्यादा, तो अपन ने बोला ये हैवियर पार्ट है। ये क्या है? हैवियर पार्ट। मैं अगर अलग अलग बॉडी की बात करूं तो ये एक बॉडी, ये एक बॉडी, सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक आएगा बताना ज़रा? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, लेकिन दोनों का टोटल सेंटर ऑफ मास देखें तो वो किसके नज़दीक आएगा? वो इधर आएगा। ये इसका मास मैंने बड़ा बनाया तो इसका मास, इसका मान लो कि मैंने ज़्यादा सोचा है, ज़्यादा सोचा है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में ना आकर थोड़ा सा इधर। जैसे मैं बोल लूँ ये 2 kg, ये 2 kg, सेम मास है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट का मास क्या है? सेम है। दोनों पार्टिकल्स का मास क्या है? सेम है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बीच में। ऐसे ही इन दोनों का सेंटर ऑफ मास में इसका मास ज़्यादा, तो सेंटर ऑफ मास किधर? इधर। तो द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज नियर अबाउट द हैवियर मास, वो पास में होगा हैवियर पार्ट के। दूसरा, सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास की किसके? मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मास कैसे, किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे मान लो यही वाला डायग्राम मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ठीक है? यहाँ आपने क्या है? थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के भर रखा है, दबा दबा के भर रखा है। यहाँ आपने एक हल्का भर रखा है, ठीक है? ऐसे जैसे जैसे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे इधर होगा। अगर मान लो शेप ऐसी हो, लेकिन मैं यहाँ दबा दबा के भर दूँ, दबा दबा के भर दूँ, दबा दबा के भर दूँ, यहाँ हल्का हल्का भर दूँ मैं,
शेप ऐसी ही हो, लेकिन मैं मान लो हल्का बढ़ दूँ एक तरफ। जैसे एक मटेरियल ले लें अपन, इस तरफ बहुत ज़्यादा टफनेस के साथ ऐसा कुछ ले लें अपन, ऐसे बना, यहाँ बहुत ज़्यादा उतना ही मटेरियल भर रखा है जितना इधर इतने बड़े पार्ट में भर रखा है, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? मिडल पॉइंट पे कहीं आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस तरीके से आपने मास इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कहाँ कहाँ किस तरीके से भर रखा है, उस पर डिपेंड करता है क्या? सेंटर ऑफ मास का पॉइंट डिपेंड करता है। देखिए ज़रा, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास अपन ने क्या देखा? द पॉइंट एट विच वी कंसिडर होल मास इज कंसंट्रेटेड, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। फिर अपन ने बोला रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी बालको? रिजिड बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसको ऐसे कर लो, मैं ऐसे दबा दूँ तो भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या? मैं कितना भी दबा लूँ, इस पार्ट को छोड़ देना, इस ब्लैक वाले को, इसको छोड़ देना, मैं कितना भी दबा लूँ, ये बोतल ले लूँ मैं, इसके इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। इसको ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, मैं दबा दूँ, कुछ भी कर दूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो वो रिजिड बॉडी और सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज़, तो हैवियर पार्ट के नज़दीक होता है, ठीक है, ये बड़ा है तो इसके नज़दीक होगा, ठीक है। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से मास भर रखा है। तीसरी एक बात पूछता हूँ मैं तुमसे, बताइएगा ज़रा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा या बॉडी के बाहर हो सकता है? वैसे तुमने डायग्राम उसका देख लिया है, सच बताऊं तो तुम्हारा दिमाग कहेगा बॉडी के अंदर होता है। सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के अंदर होता है? तो तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कुछ लोगों का कि हाँ बॉडी के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं केवल एक ऐसे बॉडी का बात करूँ, ठीक है, ये बॉडी का, ठीक है, ये बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने बॉडी की शेप, जैसे एक स्क्वायर भी ले लूँ, पहले एक स्क्वायर ले लूँ, ऐसे पूरा भरा हुआ है, प्लेट ले ली मैंने, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में गई, क्लियर। अब मैं कह दूँ लेकिन मैं एक रिंग ले लूँ, एक क्या ले लूँ? रिंग ले लूँ। रिंग ले लूँ तो बॉडी तो केवल ये आउटसाइड वाली है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? मिड पॉइंट पे आएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के अंदर? ऐसा मत सोचना ये पॉइंट है जो बॉडी के अंदर वाला पार्ट है, बॉडी तो केवल यहीं तो भरा हुआ है मास। रिंग में लूँ तो मास तो केवल यहीं भरा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। चलो ये भी नहीं, एक मैं ऐसा शेप ले लूँ, ठीक है, ऐसा अजीब सा मैंने शेप ले लिया, एक सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बोले यहाँ कहीं आएगा। क्या ये पॉइंट है जिस पर, अब ये मत सोचना कि सर आप इस पे वैसे वो पेन कैसे रखेंगे या अंगुली कैसे रखेंगे, वायर से मैं जोड़ दूँ फिर मैं अंगुली रख दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा, क्लियर। तो ये सोचना, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। चलो एक और बात करता हूँ मैं, जैसे ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास खुद का यहाँ, ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास खुद का यहाँ, दोनों का सेंटर ऑफ मास कोई पूछे तो यहाँ कहीं हैवियर पार्ट के नज़दीक होगा सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ कहीं होगा। अब मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ सेंटर ऑफ मास है इसका, मान लो तो ये दोनों बॉडीज़ के बाहर है या नहीं है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, थर्ड पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास मे बी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास कहाँ? आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास में भी आउटसाइड द बॉडी। चौथी बात, एक और ध्यान दे लेना, आप यहीं पे बात कर देता हूँ मैं। अगर दो पार्टिकल्स के, इफ वी वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स और टू डिफरेंट बॉडीज, इफ वी वांट टू फाइंड आउट क्या? If we want to find out center of mass of two different bodies, then the center of mass is at the line which is joining their individual center of masses, क्या? दोनों बॉडी का टोटल, इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के
इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होता है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, मैं कह दूँ ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसको लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों को, तो इन दोनों का टोटल सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू different bodies is always on the line which is joining their individual center of mass, इनके individual center of mass को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं बालकों, वहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, ये गलत है, ये होगा। यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बोले इसकी स्ट्रेट ऐसे यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ भी नहीं हो सकता। इसकी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर होगा। क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स है इसके अंदर जो अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर? अब अपन देखते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन बालकों। क्या देखते हैं बालकों? मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर अपन छोटे करेंगे ताकि टुकड़ों में आप पढ़ पाओ। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी लेक्चर नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं 1-1.25 घंटे का। जितना लगेगा कंफर्टेबल कि हाँ भाई इतना अपन आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, उतने लेंथ अपन लेक्चर की रखेंगे। क्लियर? तो देखिए ज़रा आगे बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मास डिस्ट्रीब्यूशन की या मास सिस्टम की। ठीक है, तो टाइप ऑफ मास सिस्टम्स, टाइप ऑफ मास सिस्टम। मास कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कैसे कैसे मास हो सकता है? तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मास सिस्टम। दूसरा होता है कंटीन्यूअस मास सिस्टम। कंटीन्यूअस मास सिस्टम। पहला कौन सा बालकों? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, और दूसरा कंटीन्यूअस मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या होता है? अब देखो बात भेजे में घुस जाएगी डेफिनेटली। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, एक पार्टिकल है यहाँ m1 मास का, एक पार्टिकल यहाँ रखा है m2 मास का, एक पार्टिकल यहाँ रखा है m3 मास का, एक पार्टिकल यहाँ रखा है m4 मास का। when mass is individual, they are not connected, then the mass system is called as distributed। जब मास जो है अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, जब द्रव्यमान अलग अलग बिंदुओं पर हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वितरित द्रव्यमान, वितरित द्रव्यमान निकाय बोलते हैं। क्लियर है? वितरित द्रव्यमान निकाय बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या बोलते हैं? जब मास अलग अलग पॉइंट्स पे हो, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे पड़ा है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है अपने पास कंटीन्यूअस मास सिस्टम। कौन सा बालकों? कंटीन्यूअस मास सिस्टम। क्या होता है कंटीन्यूअस मास सिस्टम? तो देखिए ज़रा, मैं कहूँ जैसे एक रोड हो तो उसमें यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी, और एक पॉइंट पे मास डिफाइंड है। when mass is well connected, when mass is well connected with each other, then the system is known as कंटीन्यूअस मास सिस्टम। कंटीन्यूअस मास सिस्टम। जैसे एक रोड है, दूसरा रोड नहीं समझो तो एक डिस्क समझ लो। डिस्क क्या होती है? सीडी देखिए ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिस्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बालकों? डिस्क। तो जब मैं कहूँ इस सीडी के ऊपर यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी मास होगा। जैसे एक कॉपी है,
कॉपी में यहाँ भी मास है, नोटबुक है, मान लो यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मास डिफाइंड है और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस मास को क्या बोलते हैं बालको? कंटिन्यूस मास सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालको? कंटिन्यूस मास सिस्टम अपन बोलते हैं। दूसरा मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा? जब अलग अलग, जैसे मैं ये चौक के टुकड़े ले रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, दो मैंने अलग अलग यहाँ रख दिए, अलग अलग पॉइंट्स पे रख दिए, दो मैंने यहाँ रख दिए, ये चारों को अब अगर कंसिडर करूँ तो ये चारों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। क्लियर है? चारों अलग अलग पॉइंट्स पे मास डिफाइंड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो दो तरह के मास सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? तो अपन बोले टाइप ऑफ सिस्टम, तो दो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित, और इसको बोलते हैं हिंदी में सतत द्रव्यमान निकाय। कौन सा? सतत द्रव्यमान निकाय। जब मास क्या हो? कनेक्टेड हो, तो अपन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है? देखिए ज़रा, अब इससे आगे की मैं बात करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल में। तो पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखिए अपन ने, द पॉइंट एट विच वी कंसिडर होल मास इज कंसंट्रेटेड। फिर अपन ने रिजिड बॉडी, वो बॉडी जिसके बीच की डिस्टेंस कभी जिनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, मतलब कि यानी ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, ये पॉइंट्स है अलग अलग, कभी भी चेंज नहीं हो। फिर अपन ने सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आउटसाइड द बॉडी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, हैवियर पार्ट के नज़दीक होता है, ये सब अपन ने बातें की। फिर अपन ने मास सिस्टम पढ़ा दो टाइप का, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा कौन सा? कंटिन्यूस। साथ साथ आप, मैंने बोला है बार बार, रिपीट करते जाएं, चाहे घर वाले आपको पागल समझें। क्लियर है? बोलते जाएं ताकि ये चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्लियर? साथ साथ बोलते जाएंगे, डेफिनेटली याद होगा बाल को, ठीक है। देखिए ज़रा, अब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास। क्या अपन बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कैसे देखेंगे वो पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे बाल को? द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन इसका। सबसे पहले है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, दिमाग अब नाम दिखते ही पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम मतलब अलग अलग पॉइंट पे मास डिफाइंड हो, जब कनेक्टेड ना हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ। ये मान लिया अपन ने एक्स एक्सिस है, ये अपना क्या है? वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या है? जेड एक्सिस है। एक पार्टिकल है जो यहाँ रखा है, इसका मास है m1। क्या है मास? m1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ऐसे कोऑर्डिनेट है। तो मैं इसको r1 वेक्टर के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ क्या बाल को? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बाल को? ये कनेक्शन, ये r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर क्या आएगा बाल को? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही दूसरा पार्टिकल मैं मान लेता हूँ कहाँ पर? m2 मास का। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसका पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहूँ तो r2 वेक्टर लिख सकता हूँ। तो r2 वेक्टर क्या आएगा बाल को? r2 वेक्टर मैं ऐसे कह दूँ x2 i कैप, वेक्टर पड़ा हुआ है ना, तो उसमें ये सारे बहुत बातें होती हैं। x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। क्लियर है? अपन ऐसा कह सकते हैं, r1 वेक्टर r2 वेक्टर। तो ऐसे ही एक मेरे पास ऐसे बहुत सारे मास है। एक m3 मास है, मान लो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, m3 मास हो गया। एक m4 मास है, मान लो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर मैं कह देता हूँ r3 वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर मैं कह देता हूँ r4 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या कह देता हूँ? r4 वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है, इनकी पोजीशंस को शो करने वाला, तो उसकी डायरेक्शन इसकी इधर, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ मास का इसके लिए फॉर्मूला, तो अपन को लर्न करना है ये बात, ठीक है, याद रखनी है अपन को ये बात। तो सेंटर ऑफ मास, तो आर सेंटर ऑफ मास यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का, जैसे मान लो एक कॉमन सेंस की बात, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ मास होता है, यहाँ मास होता,
4 मीटर पे 4 मीटर पे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए था, सेंटर पे एकदम ओरिजिन पे आना चाहिए। तो उसकी पोजीशन मतलब मैं मान लेता हूँ इन सब का मास का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ है, ये है अपना मान लो सेंटर ऑफ मास। मैं पूरे मास को यहाँ मान सकता हूँ। इसकी पॉइंट को मैं लिख देता हूँ RCM वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को क्या लिख देता हूँ RCM। तो भैया क्या आएगा इसका, तो RCM का फॉर्मूला लिखना है अपन को, RCM वेक्टर। यहाँ कोने में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है तो आपको दिखाई कम दे इसलिए देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। RCM का फॉर्मूला क्या होगा, तो RCM का फॉर्मूला आएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, मतलब M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस क्या आएगा M3 R3 वेक्टर प्लस M4 R4 वेक्टर। तो मैं ऐसे कह दूँ n अगर हो तो डैश 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 MN RN वेक्टर अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस MN। क्लियर है बालको, इस तरीके से अपन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, R1 में क्या आएगा बालको, R1 को मैं ऐसे कह दूं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप आएगा, ठीक है। R2 में क्या आएगा बालको, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ऐसे ही R3 Rn आ जाएगा xn i कैप, yn j कैप, zn k कैप, ऐसे आएगा। इन सबको x के i के जो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब i वालों को सबको एक तरफ कर लिया, j वालों को सबको एक तरफ कर लिया, k वालों को सबको एक तरफ। तो मैं कह सकता हूँ RCM में क्या आएगा, x सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, y सेंटर ऑफ मास का पॉइंट और z सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, ये तीनों आएंगे। जैसे मान लो RCM आ गया 4 i कैप, 5 j कैप, 6 k कैप, तो ये क्या है, ये x है, ये y है और ये z है, ऐसे कुछ आएगा। मैं जैसे वैल्यू रखूंगा तो ऐसे कुछ आएगा। तो मैं x सेंटर ऑफ मास का पॉइंट लिख देता हूँ, x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, x सेंटर ऑफ मास, तो M1 सीधा सा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डैश 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 MN xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN हो जाएगा। क्लियर है। तो बताइए ज़रा, x सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट आप अपने आप से बता सकते हैं क्या होगा y सेंटर ऑफ मास का। भैया XM में M1 x1 आया तो यहाँ क्या आएगा M1 y1 M2 y2। क्लियर है। ऐसे ही MN yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN आ जाएगा। ऐसे ही z सेंटर ऑफ मास अब आप अपने आप से लिख सकते हैं। z सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो आप अपने आप से लिख सकते हैं क्या आएगा M1 z1 प्लस M2 z2। आप अपने आप से लिख सकते हैं z सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। तो देखिए ज़रा, अब इससे रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से। तो पहले तो मैं फर्स्ट जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है उसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है, वही एग्जांपल है, फाइंड सेंटर ऑफ मास CM। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कुछ इस तरीके से। ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लो 2 kg मास, वो है 2 i कैप, 3 j कैप प्लस 4 k कैप। 1 kg मास है, वो है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। और 3 kg मास है, वो है 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वही RCM निकाल लूँ मैं सीधा, तीनों पॉइंट एक साथ निकल जाएंगे। तो M1 R1 वेक्टर प्लस फॉर्मूला बको M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 है। अब मैं कहूँ m1 मास कितना है, मास 2 kg, r1 वेक्टर तो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस क्या आएगा m2 कितना है बाल को 1 kg मल्टीप्लाई किससे i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और प्लस m3 कितना 3 kg, r3 कितना ये रहा तो 3 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन टोटल मास m टोटल या m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना 2 प्लस 1 प्लस 3 पूरा लिख देता हूँ एक बार के लिए तो ठीक है। क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट क्या आएगा तो m1 इसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ, अब इससे इनसे मल्टीप्लाई करता जाऊँ 4i ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 2 4i प्लस 6j प्लस 8k कैप प्लस i कैप 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 2 से 2j कैप प्लस माइनस k कैप प्लस 3 नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या बाल को आपको, शायद दिखाई दे जाएगा। प्लस देखो तो मैं क्या करूँगा 3 इंटू 4 12i कैप ठीक है, 3 थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है इसलिए देखा मैंने, ये माइनस 9j कैप प्लस यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 ये हो गया 6k कैप अपॉन टोटल मास कितना है 3 और 3 ये कितना हो गया 6। क्या आएगा RCM बताना ज़रा, R सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट बताइए ज़रा। 4i सबको अलग अलग कर दूँ, ये 4i वाला i वाले एक ये i वाला है और ये 12i है, 4 और एक 5 और 12 कितना हो गया 17i कैप। फिर प्लस 6j है अपने पास, क्या है 6j, फिर क्या है माइनस 6 प्लस 2j 8j हो जाएगा, 8j और माइनस 9j 8j माइनस 9j तो मैं कहूँगा माइनस का j आ जाएगा, j का ये हो गया। अब मैं कहूँ तीसरा एक तरीके से, तीसरा कौन सा है 8k कैप प्लस का है माइनस k कैप, तो उस 8 में से एक निकाला 7k कैप, 7 और 6 13k कैप प्लस 13k कैप अपॉन टोटल मास क्या है 6। इंडिविजुअल डिवाइड कर दो 17/6 i कैप माइनस j कैप अपॉन 6 प्लस 13k कैप अपॉन 6। ये x पॉइंट ये y पॉइंट में क्या आएगा -1/6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, क्लियर। और k कैप में 13/6 ऐसे आ जाएगा अपना सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, क्लियर है ठीक है। देखिए ज़रा इससे आगे तो अपन ने क्या किया m1 r1 m2 r2 m3 r3 अपॉन टोटल मास, बस उसको अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब तो मैथमेटिक्स है आप आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, क्लियर। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। बाई चांस मान लो मैं 4 की जगह 6 लिख देता हूँ, ऐसा कई बार होता है मेरे साथ क्लास के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई का। बाकी आप कर सकते हैं, ये तो जनरल मैथमेटिक्स है, अपन कंसेप्ट्स देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है अपने पास, मैं ऐसे कर दूँ पर्टिकुलर 4 kg मास 2,3 पे, 3 kg मास 4,1 पे है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, तो XCM निकाल लूँ पहले, तो मैं RCM भी निकाल सकते हैं, इसमें ध्यान रखना XCM भी निकाल सकते थे, YCM अलग निकाल सकते थे, ZCM अलग निकाल सकते थे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसमें मैं अलग अलग ही निकाल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 1k कैप, ऐसे भी 1j कैप ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि x और y है अपने पास केवल कोऑर्डिनेट्स इसी प्लेन में। XCM क्या होगा बालको, XCM तो मैं कहूँ m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस
m2, m1 x1, m1 कितना है, m1 कौन सा मास है भैया, m1 कौन है, ये रहा भैया m1, और ये क्या रहा बालकों, ये भी kg में है, तो ये क्या है बालकों, m2, ये क्या है बालकों, मैं कहूँ ये x1 y1, x1 y1, ये x2 और ये क्या बालकों, y2। तो बताना ज़रा m1 x1 कितना है बालकों, बताना ज़रा, m1 x1 2 प्लस m2 कितना है 3 kg इंटू x2 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 12/7 कितना हो गया 20/7। ये मीटर में है मान लो, ये किस में है, मीटर में, तो ये मीटर में। YCM का फॉर्मूला क्या है, YCM का m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ ज़रा m1 कितना है 4 kg, y1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 3 और y2 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 4 प्लस 3 कितना हो गया बालको 7, 4 प्लस 3 कितना हो गया बालको 7 हो गया। बताइए ज़रा कितना हो गया ये, तो 12 प्लस 3 तो 15/7। क्लियर है बालको, m1 y1 तो 12, m2 y2 3 अपॉन m1 प्लस m2 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो कोऑर्डिनेट कोई बोले RCM वाला पॉइंट क्या है, तो अपन बोलेंगे RCM वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखो तो अपन बोलेंगे 20/7, 15/7। कोई बोले x और y में ही लिखना है तब तो ये ठीक है, z में भी लिखना हो तो z की वैल्यू यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कितनी है बालकों 0 है। ऐसे अपन सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ आएगी बालकों, बहुत ही शानदार वाला एक पॉइंट आएगा, वो आपको कभी नीट के हिसाब से या जेई के हिसाब से कभी भूलना नहीं है, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए। देखिए ज़रा, अब मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल छोटा सा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है मान लो, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ है 4 kg का, एक पॉइंट यहाँ रखा है 4 kg का। इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,0। तो सेंटर ऑफ मास, मैं कहूँ ये सेंटर से उतना ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ये सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मास दोनों सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कॉमन सेंस की बात ये है कि कहाँ आना चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए। जैसे 2 kg यहाँ रखा, 2 kg यहाँ रखा, सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा या नहीं आएगा बालकों, क्लियर है, एकदम सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह दूँ सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ रखा एक मास, ठीक है, 10 kg, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बोलो एकदम यहाँ, लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके एकदम मिड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि सेम मास है। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक तरीके से 4, सेंटर कहाँ आएगा, जहाँ सेंटर है वहीं आएगा, ओरिजिन है वहीं यहाँ पर आएगा, तो सेंटर ऑफ मास। चलो देखते हैं एक्ससीएम बताओ ज़रा, मैं कहूँ एक्ससीएम का x1 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ ज़रा m1 x1 कितना है 4, x1 कितना है -2। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति थोड़ी है, और इसको सेकंड मास बोल देता हूँ, कोई आपत्ति है क्या, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो। m1 x1 प्लस m2 कितना है 4, x2 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 4 प्लस 4 क्या है अब आपको बताइए ज़रा, -8 प्लस 8 डिवाइड बाई 8, ये कितना हो गया 0, 0/8 क्या हो जाएगा 0। YCM क्या होगा, YCM तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब दिखाई दे रहा है y1 और y2 दोनों 0, तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ, 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, तो YCM भी 0। तो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के 0,0 आएगा। अब देखिए ज़रा एक और बात बताता हूँ मैं आपको आज,
ठीक है। कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक तरीका देखेंगे अपन, ठीक है। और कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। पहले बात करता हूं मैं, बात करते हैं, एक है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। अपन बोले दो पार्टिकल्स के हिसाब से देख रहे हैं अपन, ठीक है। टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये m1 मास है और ये m2 मास है। ये कभी भूलना नहीं है तरीका, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। अपन बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पार्टिकल्स। अपन कह सकते हैं इनसे, इन पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस भी इसी से। अब मैं कहूँ इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे चाहे कुछ भी हो, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे चाहे कुछ भी हो। अपन को बस एक बात ध्यान देनी है, मान लिया ये डिस्टेंस d है, क्या डिस्टेंस है ये d है। अपन को बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मान लिया यहाँ पर है, m1 मास से उसकी डिस्टेंस मैं r1 मान लेता हूँ और m2 मास से मैं उसकी डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, r2 मान लेता हूँ। तो m1 और m2 दो मासेस हैं, हाँ। तो m1 और m2 दो मासेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस d है और मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अपन ने मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है। तो m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस है, r1। तो r1 का फॉर्मूला होता है, याद रखना डायरेक्टली, ठीक है। मैं भी बता भी दूंगा कैसे अपन करेंगे। r1 जो होगा, r1 होगा दूसरे वाला मास m2 इंटू टोटल उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। क्या होगा, r1 यानी m1 मास से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास r1 जो है वो कितना होगा, दूसरे वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। बताइए ज़रा r2 क्या होगा। तो वही तरीका r2 के लिए अपन यूज़ करेंगे। बताइए ज़रा क्या होगा r2। तो r2 m2 से डिस्टेंस है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। r2 क्या होगा, दूसरे वाला मास तो m1 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या कहा अपने, डिस्टेंस फ्रॉम वन मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू अनदर मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। दूसरे वाला मास अपॉन बी इंटू टोटल डिस्टेंस उन दोनों के बीच की अपॉन टोटल मास। ये तरीका है अपने पास, देखो कैसे लेकर आए, ये याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। r1 होगा m2d अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, दो अलग अलग मास m1 और m2 है, तब फॉर्मूला क्या है बालकों, मैं फिर से लग रहा हूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस r1। तो r1 डिस्टेंस क्या होगी, दूसरे वाला मास, m1 से डिस्टेंस देख रहे हैं तो दूसरे वाला मास कौन हुआ, m2। दोनों के बीच की डिस्टेंस टोटल d अपॉन m1 प्लस m2। m2 मास से डिस्टेंस अपन ने क्या ली, m2 मास से r2। r2 क्या होगा, ये r2 है, r2 कितना होगा बताइए ज़रा। तो r2 होगा दूसरे वाला मास, तो m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है अपने लिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा ये कैसे आया, मैं उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कैसे आया। चलो एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा क्या, बहुत आसान सा तरीका है। एक m1 और ये m2 मान लेता हूँ। मैंने m1 को कहाँ मान लिया, सेंटर पे, ओरिजिन पे मान लिया, यानी ये m1 जा रहा है तो मैंने यही y एक्सिस बना दी और इधर से ये एक्सिस बना दी, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ये अपना क्या मान लिया मैंने, m1 मान लिया, और ये अपना क्या है, m2। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बालकों, d।
ये डी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, डी कोमा 0 हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसका क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। अब बताओ ज़रा सेंटर ऑफ मास, मैं कह दूँ यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये COM है, सेंटर ऑफ मास है। मैं कहूँ XCM क्या होगा, बताओ ज़रा XCM क्या होगा, तो M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना, M1 इंटू 0, M1 इंटू 0, क्योंकि x1 कितना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0। M2 इंटू उसके कोऑर्डिनेट x2 कितना है, D अपॉन M1 प्लस M2। क्या आया बाल को बताना ज़रा, XCM क्या आया बताना ज़रा, तो XCM आ गया बाल को M1 इंटू 0 तो 0 हो गया, M2D अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है बाल को, ठीक है। अपन ऐसा कुछ कह सकते हैं कि डायरेक्टली क्या कह सकते हैं अपन कहेंगे x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, M1D अपॉन M1, यही तो आया है अपने पास, अपने पास M2D सॉरी क्या आया है, M2D अपॉन M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला आया है R1 का। अब मैं M2 से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली तो अपन ने R1 मान ली है, तो R2 क्या होगी, D माइनस R1 कह दूँ, तो मैं कह दूँ R2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड मास, R2 क्या होगा, तो मैं कहूँगा D माइनस R1। जब इसको सोल्व करेंगे R1 की वैल्यू यहाँ से मैं पुट करूँगा, तो D माइनस R1 कितना आएगा बाल को, अपने पास उतना ही आएगा, M1D अपॉन M1 प्लस M2 आएगा। क्लियर है बाल को, अपन ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये कहानी याद रखनी है अपन को कि 2 पॉइंट मासेस हैं, तो उन सेंटर ऑफ मास उनके बीच में कहीं होगा, और उसकी वैल्यू M1 मास से कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, तो अपन कहेंगे हाँ इसमें YCM क्यों नहीं निकाला, कोई दिमाग लगाए कि YCM की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया इस लाइन पे ही होगा, YCM की वैल्यू तो डेफिनेटली कितनी आएगी, 0। तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 अभी किया था अपन ने क्वेश्चन, वो इसीलिए किया था। क्लियर है, उससे पहले देखिए ज़रा, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूँ एक 4 kg मास है और एक 8 kg मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। एग्जाम्पल है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg एंड 8 kg ब्लॉक, अपन बोले तो, ठीक है, या पार्टिकल्स। देखिए ज़रा, बताइए ज़रा, 4 kg से डिस्टेंस मैंने मान लिया, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ये COM, ये वाली डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, R1, ये वाले मास को क्या मान लूँ, M1, ये वाले मास को मैं क्या मान लूँ, M2, ये वाली डिस्टेंस को क्या मान लूँ मैं, R2। तो बताइए ज़रा, R1 क्या बोला फॉर्मूला, पहले मास से डिस्टेंस, तो दूसरे वाला मास इनटू बीच की डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, फॉर्मूला याद हो गया होगा आई थिंक, दूसरे वाला मास इनटू बीच की डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल मास। दूसरे वाला मास कितना है, 8 kg, इनटू बीच की डिस्टेंस कितनी है बाल को बताना ज़रा, बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, अपॉन M1 प्लस M2 कितना है, तो 4 और 8 कितना हो गया बाल को, ये हो गया कितना, 80 डिवाइड बाई 12। क्लियर है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना जो भी आ रहा है। R2 डिस्टेंस, R2 इज डिस्टेंस फ्रॉम 8 kg मास, 8 kg मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो बताइए ज़रा, तो फॉर्मूला दूसरे वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। दूसरे वाला मास है कितना, बताइए ज़रा, दूसरे वाला मास कितना है, तो इसके लिए दूसरे वाला कौन है, 4 kg, तो 4 इंटू D कितनी है, 10 मीटर अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कितना है, 12, तो 40/12 मीटर में जो भी है 4 से डिवाइड कर दो, ये 3 हो गया, ये मैं डिवाइड करूँ 4 से तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 20/3 मीटर, और ये कितना हो गया 10/3 मीटर। तो कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं, R1 R2 से डिस्टेंस अपन बता सकते हैं। क्लियर है बाल को यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होगा।
जो भी अपन ने पढ़ा है उसको, जो भी लिखा है वो एक बार पॉज करके बीच बीच में लिखते रहना आप, ठीक है। और आप नोट्स बनाते जाइए अपने आप से, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा और इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होगा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। क्लियर है? दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है आपके सक्सेसफुल होने का, तो आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।